हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा था। तब हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन थी हमारी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी कि एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाना पहले से ही रह रहे ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये भी जाना था कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला सेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। अब हम चैप्टर है हमारा क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं और स्पेशली अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो रिप्रोड्यूस होते हैं जाके सेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं जाके वो सेक्सुअली। और इस पूरे चैप्टर में हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन टर्म आता है वो है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या टर्म हमारा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हमने क्लास 10th में पढ़ लिया था। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है, हमने पढ़ा भी था कि जहाँ पर सेक्स गैमेट्स का इस्तेमाल हो तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन होने का मतलब है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है एक और स्पेशली टर्म्स क्रिएट करती है जो कि है वेरिएशंस। क्या क्रिएट करती है? वेरिएशंस। यद्यपि फर्टिलाइजेशन में जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं उस जाइगोट में जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें माता पिता के सारे लक्षण होने के बावजूद भी उसमें क्या होती है? वेरिएशंस होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? वेरिएशंस आते हैं। और यही वेरिएशन जब एक्यूमुलेट होते जाते हैं, यानी कि एक साथ होते जाते हैं, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, जब ये वेरिएशंस बढ़ते जाते हैं तब जाके यही वेरिएशंस क्रिएट करते हैं एवोल्यूशन को। किसको क्रिएट करते हैं? इवोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। यानी कि एक नए किस्म का ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नए किस्म का ऑर्गेनिज्म। और ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा पॉसिबल हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें क्या आता है? वेरिएशंस आता है। सिमिलरिटीज़ भी होती हैं लेकिन वेरिएशंस भी आते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते हैं। ठीक है। और उसी वेरिएशन से क्या क्रिएट होता है? एवोल्यूशन क्रिएट होता है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान लिया, फर्टिलाइजेशन जान लिया। अब हम ये जानते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम हेडिंग बनाते हैं बेसिक स्टेप्स। बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में मैं केवल आपको जो है इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या दूंगा? केवल इंट्रोडक्शन दूंगा। हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी हायर क्वालिटीज़ को पढ़ेंगे और हमें जानेंगे कि ये सारी प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होती हैं। इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम लोग केवल इसका क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बेसिक स्टेप्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है आपका गैमेटोजेनेसिस। क्या है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद दूसरा जो है वो है इंसेमिनेशन। क्या है? इंसेमिनेशन। और थर्ड जो है वो है फर्टिलाइजेशन। फोर्थ है ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। फिफ्थ जो है
वो है इम्प्लांटेशन। और सिक्स्थ है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और 7 है पार्ट्यूरेशन। यानी कि एक ऑफस्प्रिंग के जन्म लेने से पहले पहले ये सारे स्टेप्स जो हैं होते हैं, और इन्हीं स्टेप्स के बाद जो है उस ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं ये स्टेप्स क्या हैं और इनके अंदर होता क्या है। तो पहले हम हेडिंग लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या है गैमेटोजेनेसिस? देखिए, गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। किसकी फॉर्मेशन होगी? इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। और गैमेट्स मेल एंड फीमेल दोनों के ही गैमेट्स की फॉर्मेशन क्या कहते हैं? हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स इन मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर गैमेट्स के बनने को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आप समझिए। हम जानते हैं कि मेल गैमेट जो होता है वो होता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म। ये बात हमने क्लास 10th में भी जानी थी। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि मेल बॉडी में स्पर्म का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल बॉडी में क्या होता है गैमेट? उसको हम कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। और ओवम के बनने को हम कहते हैं ओजेनेसिस। क्या कहते हैं? ओजेनेसिस। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओजेनेसिस। तो स्पर्म बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनने को ओजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब अगली स्टेप जो आती है हमारी वो होती है इंसेमिनेशन। क्या होती है? इंसेमिनेशन। देखिए, इंसेमिनेशन को अगर हम कहें कि मेल गैमेट स्पर्म फीमेल बॉडी की रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर कर जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहा जाता है। यानी कि मेल गैमेट स्पर्म फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर एंटर कर रहा है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन फिजिकली कांटेक्ट होने पर होता है। यानी कि जब मेल और फीमेल आपस में फिजिकल कांटेक्ट पाएंगे तो क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्वाइटस। क्या कहते हैं? क्वाइटस कहते हैं। यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप को क्वाइटस नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हैं कि क्वाइटस वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग क्वाइटस मीन्स क्या? फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ड्यूरिंग क्वाइटस मेल एंड फीमेल physically contact each other and male sperm released by the male partner and enters into the vagina of the female partner। तो क्या कह सकते हैं कि मेल पार्टनर का स्पर्म रिलीज होगा और कहाँ एंटर करेगा? फीमेल पार्टनर की वेजाइना में। ड्यूरिंग क्वाइटस मेल एंड फीमेल फिजिकली कॉन्टैक्ट एंड during this the male sperm enters into the female
फीमेल वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। यानी कि मेल बॉडी का स्पर्म फीमेल बॉडी की वजाइना में एंटर कर जाए तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए, समझिए इस बात को, थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स या कॉइटस मेल बॉडी का स्पर्म जो है वो वजाइना में एंटर कर जाता है और फ्रॉम वजाइना इट एंटर्स इनटू सर्विक्स and after the cervix it enters into the uterus and from uterus it goes into the fallopian tube. It goes into the fallopian tube and fallopian tube is the place where fertilization takes place. यानी कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब में। तो इंसेमिनेशन के बाद जो अगली स्टेप आती है वो आती है क्या? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। तो आइए इसको और जानते हैं, हेडिंग बनाते हैं फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया कि मेल बॉडी का स्पर्म एंटर करेगा वजाइना में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेल बॉडी का जो स्पर्म है, या कह सकते हैं कि मेल स्पर्म जो है उसकी मोटिलिटी के कारण वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर पाता है। या हम कह सकते हैं कि स्पर्म जो है वो मोटाइल नेचर का होता है, जो वजाइना से होता हुआ सर्विक्स के बाद यूटेरस और फिर फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पर्म स्विम करके यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो द मोटाइल स्पर्म, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है? द मोटाइल स्पर्म स्विम and pass the cervix to uterus and finally कहाँ पहुँच जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। and finally reach to the ovum। यहाँ पर ओवम मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में पहले से ही ओवम पहुँचा होता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? ओवम होता है जो कि ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, वो कहाँ मौजूद होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि मोटाइल स्पर्म जो है स्विम करता हुआ सर्विक्स के बाद यूटेरस के बाद फाइनली वो रीच करता है, यानी कि पहुँचता है कहाँ तक? ओवम तक पहुँचता है। ठीक है, जो कि किससे रिलीज होता है? वो रिलीज होता है ओवरी के द्वारा। कौन? ओवम। रिलीज्ड बाय द ओवरी। रिलीज्ड बाय द ओवरी। अब स्टूडेंट्स एक बात को समझें कि फैलोपियन ट्यूब में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होती है? फैलोपियन ट्यूब में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फैलोपियन ट्यूब में एक ब्रॉड एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। क्या कहते हैं? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला इस्थमिक जंक्शन वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जहाँ पर फ्यूज़न होता है स्पर्म और ओवम का। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एम्पुला इस्थमिक जंक्शन इन फैलोपियन ट्यूब। In fallopian tube where the fusion of male and female gametes take place and female gametes टेक्स प्लेस। यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला इस्थमिक जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और जानिए इसके बारे में। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमने ये जाना था कि केवल एक स्पर्म ही एग के साथ में फर्टिलाइज होता है, ओवम के साथ में फर्टिलाइज होता है केवल एक स्पर्म। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? चलिए आइए जानते हैं। देखिए बात को समझिए, ओवम में
ओवम में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं जोना प्लूसिड लेयर। क्या कहते हैं उसको? जोना प्लूसिड लेयर। कहाँ होती है? ओवम में। ठीक है। जब एम्पुला इस्थमिक जंक्शन में स्पर्म किसके एंटर कर जाता है? लेयर ऑफ दिस, जो कि मैंने आपको बताया है ओवम की लेयर, क्या कहते हैं इसको? जोना प्लूसिड लेयर। इसमें जब स्पर्म एंटर करता है तो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाती है सारी एंट्रीज अदर स्पर्म के लिए। बात को समझें, जोना प्लूसिड लेयर ओवम की वो लेयर होती है जिसमें जैसे ही एक स्पर्म जो है एंटर कर जाता है, दूसरे स्पर्म की एंट्री जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाती है और फिर केवल वही स्पर्म जो है फर्टिलाइज होता है उस एग के साथ। तो आइए स्टूडेंट इन सब बातों को लिख लेते हैं, कहीं हम भूल ना जाए। तो लिखते हैं द स्पर्म in the ampulla isthmic junction, ampulla isthmic junction कम्स इन कॉन्टैक्ट। किसके कॉन्टैक्ट में आता है? मैंने आपको बताया था जोना प्लूसिड लेयर ऑफ द ओवम। किसके कॉन्टैक्ट में आता है वो? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन में किसके कॉन्टैक्ट में आता है? जोना प्लूसिड लेयर, जो कि होती है किसकी? ओवम की। समझ लीजिए, द स्पर्म इन द एम्पुला इस्थमिक जंक्शन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना प्लूसिड लेयर। इसके कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में? जोना प्लूसिड लेयर, जो कि होती है किसकी? कम इन कांटेक्ट विद जोना प्लूसिड लेयर ऑफ ओवम। किसकी लेयर होती है ये? ओवम की। फिर क्या होता है? सारी एंट्रीज ब्लॉक हो जाती हैं दूसरे स्पर्म के लिए। ठीक है। और फिर वही स्पर्म जो है फर्टिलाइज होता है उस एग के साथ। समझ जाइए स्टूडेंट्स, ओवम एंड ब्लॉक the entry of the another sperm. Thus only one sperm fertilize with the ovum. ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक जो स्पर्म फर्टिलाइज होता है जाके एग के साथ में, उसके पीछे का कारण है ओवम में पाई जाने वाली जोना प्लूसिड लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हैप्लॉइड सेल्स या कह सकते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज हो रहा है जाके किसके साथ में? ओवम के साथ में, जो कि क्या बनाएगा जाके? जाइगोट बनाएगा जाके। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा और एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होना चालू हो जाएगा। यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम आपस में जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा। तो आइए इस बात को भी लिख लेते हैं। द हैप्लॉइड सेल, बात को समझे स्टूडेंट, द हैप्लॉइड सेल या न्यूक्लियस, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि एंड में जाके क्या होता है? टेल अलग हो जाती है और केवल न्यूक्लियस ही एग के साथ में फर्टिलाइज होता है जाकर। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर, और क्या फॉर्म करते हैं वो फॉर्म करते हैं जाइगोट। फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। क्या फॉर्म हो जाएगा? जाइगोट। और इसी जाइगोट से एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा जाके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोसेस हुई आपकी किसकी? फर्टिलाइजेशन की। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इम्प्लांटेशन। क्या आता है? इम्प्लांटेशन। और इसी इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट का भी डेवलपमेंट होता है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में ही क्या डेवलप होता है? ब्लास्टोसिस्ट। क्या डेवलप होता है? ब्लास्टोसिस्ट। तो आइए जानते हैं इम्प्लांटेशन क्या है। तो समझें, इम्प्लांटेशन
देखिए 10th तक इम्प्लांटेशन के बारे में हम ये जानते थे, या हम कह सकते हैं कि अपने लोअर क्लास में इम्प्लांटेशन के बारे में हमने केवल इतना पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फर्टिलाइज्ड जाइगोट एम्बेडेड इनटू द यूटेरस। क्या पढ़ा था हमने लोअर क्लासेस में कि इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइज जाइगोट जो है वो एम्बेडेड यानी कि धंस जाता है किसमें, यूटेरस में, यानी कि किसमें सेट हो जाता है, यूटेरस में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आइए लिख भी लेते हैं इसको, द एम्बेडिंग ऑफ zygote into uterus is called implantation। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहा जाता है किसको, जाइगोट का यूटेरस में धंस जाना यानी कि एम्बेडेड हो जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती है। इस प्रोसेस को जानते हैं कि इम्प्लांटेशन में होता क्या है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि एम्पुला एस्टमिक जंक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, फिर वही गैमेट जो है डिवाइड होना चालू होता है, या क्या क्या कह सकते हैं, डिवीज़न होना चालू होता है उस फर्टिलाइज्ड जाइगोट में। और समझिए स्टूडेंट, जाइगोट में फर्स्ट डिवीज़न जो होता है उस डिवीज़न को कहते हैं क्लीवेज। क्या कहा जाता है उसको, क्लीवेज कहा जाता है। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट डिवीज़न ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज। क्या कहते हैं उसको, हम उसको कहा जाता है क्लीवेज। किसको, फर्स्ट डिवीज़न जो होगा जाइगोट में वो कहलाएगा क्लीवेज। बात को समझिए स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन होने से पहले जाइगोट जो है वो सेल्स उसकी जो है वो डिवाइड होना चालू होती हैं, और फर्स्ट जो डिवीज़न होता है जाइगोट का वो कहलाता है क्लीवेज। अब समझिए अगले स्टेप में क्या होगा, जाइगोट क्या है धीरे धीरे करके यूटेरस की तरफ अब मूव करना चालू करता है। यानी कि जब क्लीवेज हो जाता है उसके बाद जाइगोट यूटेरस की तरफ धीरे धीरे मूव करना चालू करता है। कहाँ से, एस्टमिक जंक्शन से कहाँ मूव करता है, यूटेरस की तरफ। बात को समझिए स्टूडेंट, तो मैं लिख दूँ, जाइगोट स्टार्ट टू मूव। ये सारी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, बात को समझिए स्टूडेंट्स, ये सारी प्रोसेस है इम्प्लांटेशन के लिए। और इम्प्लांटेशन का पहला स्टेप क्या है कि जाइगोट एम्पुला एस्टमिक जंक्शन से कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है यूटेरस की तरफ। और उसमें क्या हो चुका है, अब डिवीज़न होना स्टार्ट हो चुका है जाइगोट में। पहला जो डिवीज़न हुआ वो क्या कहलाया, क्लीवेज कहलाया। अब क्लीवेज होने के बाद वो यूटेरस की तरफ मूव कर रहा है। जाइगोट स्टार्ट टू मूव्स towards the uterus through the isthmus of the oviduct। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओविडक्ट से कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, यूटेरस की तरफ। आगे जानिए, अब जैसे कि मैंने बताया कि डिवीज़न होना चालू हो चुका है जाइगोट में। अब एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से इसकी सेल्स जो है वो डिवाइड होना चालू होगी। तो समझिए कि जब 2 से 4 या 8 सेल्स बन जाती है, कि मुझे सिंपली कहें अगर 2 से 4 सेल्स अगर बन जा रही हैं, 2 से 4 डॉटर सेल्स अगर बन जा रही हैं, तो उस डिवीज़न को कहा जाता है, या कह सकते हैं कि उन सेल्स से जो फॉर्म होता है वो कहलाता है ब्लास्टोमर्स। क्या कहलाता है, ब्लास्टोमर। यानी कि 2 से 4 सेल डिवाइड हो जा रही हैं जाइगोट की, तो वो क्या बनाएंगी, वो फॉर्म करेंगी ब्लास्टोमर। तो मैं लिख सकता हूँ, division of zygote from 2 to 4 daughter cells called, क्या कहेंगे उसको हम, उसको कहा जाता है ब्लास्टोमर्स। बात को समझे स्टूडेंट,
उस चीज़ को क्या कहा जाता है, डिवीज़न जब हो जाइगोट में 2 से 4 सेल का, तो वो कहलाता है ब्लास्टोमर। अब समझिए, जब यही डिवीज़न जो है आगे बढ़ेगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 तक बढ़ जाएगा, तो यही ब्लास्टोमर एक और नए टर्म से जाने जाएंगे जो कि कहलाता है मोरुला। क्या कहलाता है, मोरुला। तो समझिए, और फर्दर डिवीज़न हो रहा है उसी जाइगोट का, तो क्या है, द एम्ब्रियो with 8 to 16 blastomer, 8 to 16 blastomer is called मोरुला। क्या कहेंगे उसको हम, उसको कहा जाएगा मोरुला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मोरुला भी क्या है, डिवाइड होना चालू करता है, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो है मोरुला में भी डिवीज़न होना पॉसिबल होता है, या कह सकते हैं कि मोरुला डिवाइड होता रहता है। 8 से 16 हुए, 16 से 32 हो जाते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 16 से 32 सेल्स का जो स्टेज होता है वो फॉर्म करता है क्या, यानी कि यह कह सकते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो समझें, मोरुला continues to divide, लगातार डिवाइड होता रहता है मोरुला भी, एंड ट्रांसफॉर्म, और वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। और उसके बाद यही ब्लास्टोसिस्ट कहाँ मूव करेगा, यूटेरस की तरफ। कहाँ मूव होगा उसमें, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस। यूटेरस की तरफ मूवमेंट होती रहेगी, किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। मैं लिख भी देता हूँ, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है जहाँ पर 32 सेल्स होती हैं। बात को समझे स्टूडेंट्स, ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है जहाँ पर 32 सेल्स होती हैं। ठीक है, 2 से 4 सेल्स हैं तो ब्लास्टोमर्स, फिर 8 से 16 सेल्स अगर हैं ब्लास्टोमर की तो क्या कहलाएगा, मोरुला कहलाएगा, और 16 से 32 सेल्स अगर की स्टेज आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझें, ब्लास्टोसिस्ट तक हम पहुँच गए। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है हमारे पास 32 सेल्स की स्टेज है। ठीक है, अब यही स्टेज जो है वो कहाँ पहुँच जाती है, यूटेरस में। कौन सी स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहाँ पहुँच जाती है, यूटेरस पहुँचती है। और ये ब्लास्टोसिस्ट, समझे स्टूडेंट ध्यान से, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच होती है जाके इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। किस में अटैच हो जाती है जाके, इनर मोस्ट, सबसे अंदरूनी लेयर ऑफ यूटेरस में अटैच होती है जाके, और उस लेयर को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। कौन अटैच होता है जाके, ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी लेयर में, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस में अटैच होता है जाके, उसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, उसको लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। और यही अटैचमेंट कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। बात को समझें, जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है जाके इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस जो कि कहलाती है एंडोमेट्रियम, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड to the innermost layer of uterus, innermost layer of uterus, which is called, क्या कहा जाता है उसको, which is called एंडोमेट्रियम। स्टूडेंट इन टर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इन टर्म से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। एंडोमेट्रियम, ब्लास्टो से अटैच होगी जाके इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस जो कि कहलाती है एंडोमेट्रियम, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। लिख दो यहाँ पर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इम्प्लांटेशन तक हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
जूनियर क्लास में हमने एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ा था, प्लेसेंटा, जो कि फाइटस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कहें कि फाइटस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे जो है जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो फाइटस से मदर्स बॉडी में जाते हैं, और मदर्स बॉडी से जितने भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहाँ आती हैं, उस फाइटस में आती हैं। तो बात यहाँ पर अब ये आ जाती है स्टूडेंट कि प्लेसेंटा फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनता है ये प्लेसेंटा। तो आइए जानते हैं इसको कि ये प्लेसेंटा किस तरीके से बनता है। अभी हमने जाना कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच होता है जाके इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, जो कि कहलाती है एंडोमेट्रियम, और इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब जब ब्लास्टोसिस्ट, देखिए समझिए, जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो रहा है जाके यूटेरस में, तो ब्लास्टोसिस्ट की जो अपर लेयर है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। क्या फॉर्म होना चालू हो जाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कब? जब ब्लास्टोसिस्ट लेयर जो है वो अटैच होती है जाके यूटेरस में, तो ब्लास्टोसिस्ट लेयर की जो अपर साइड है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने चालू हो जाते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है क्रोनियक विलाई। क्या कहा जाता है? क्रोनियक विलाई। तो जानते हैं इसमें क्या रोल है इस क्रोनियक विलाई का। तो लिख लेते हैं पहले इतना कि when the blastocyst attached to the uterus, कहाँ अटैच हो रही है? यूटेरस। देन ऑन द अपर साइड, मैंने बताया था आपको अभी, अपर साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्या फॉर्म होना चालू हो जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन चालू हो जाते हैं। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्लास 10th में विलाई के नाम से जाना था, लेकिन यहाँ पर इन विलाई के लिए जो स्पेशल नाम है वो है क्रोनियक विलाई। क्या नाम है? क्रोनियक विलाई। तो अपर साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड क्रोनियक विलाई। क्या कहा जाता है उसको? क्रोनियक विलाई। अब समझें ये क्रोनियक विलाई क्या करती हैं। देखिए क्रोनियक विलाई जो है यूटेरस में फ्यूज हो जाती हैं। किसमें फ्यूज होती हैं? जाके यूटेरस में। कौन? ये क्रोनियक विलाई कहाँ फ्यूज होती जाती हैं? यूटेरस में फ्यूज हो जाती हैं, और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। कब? जब यही क्रोनिक विलाई जो है पूरी तरीके से यूटेरस में अटैच हो जाती हैं, तो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। उसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। और प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो कि कनेक्ट करता है फाइटस और मदर को। किसको कनेक्ट करता है? फाइटस को मदर से कनेक्ट करता है। कौन? जब क्रोनियक विलाई अटैच होते जाके यूटेरस में पूरी तरीके से, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है डिस्क लाइक, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये लिख लेते हैं क्रोनिक विलाई when this chronic chronic villi fuse with uterus, then it form ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म करती हैं? ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और उसी को कहा जाता है प्लेसेंटा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्या कहते हैं उसको? हम प्लेसेंटा कहते हैं इसको। ठीक है। और प्लेसेंटा क्या है? एक स्पेशल टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है फाइटस को मदर से, और ये बहुत ज़रूरी है प्लेसेंटा, क्योंकि इसी प्लेसेंटा के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो अलग करता है फाइटस से मदर्स बॉडी में, और मदर्स बॉडी का जितना भी न्यूट्रिशियस है वो प्रोवाइड कराता है जाके किसको? उस फाइटस को। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई प्लेसेंटा कैसे बनता है?
अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारा वो है गैस्टेशन पीरियड। क्या वो स्टेप हमारे पास? गैस्टेशन पीरियड। तो आइए इस गैस्टेशन पीरियड को जानेंगे। गैस्टेशन पीरियड को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो इट इज़ द पीरियड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू टिल बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। यानी कि वो समय होता है जब जाइगोट फॉर्मेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक के बीच का जो समय है वो पूरा समय क्या कहलाता है? गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अब फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में गैस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का। कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का। तो पहले हम गैस्टेशन पीरियड के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम जाइगोट टू टिल बर्थ of the child is called gestation period। इस पीरियड को क्या कहा जाएगा? इसको हम कहते हैं gestation period। ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में gestation पीरियड होता है 9 मंथ का। अब 9 मंथ वो समय है जिस समय में पूरा जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होता है और एक कंप्लीट ऑफ स्प्रिंग जो है वो जन्म लेता है 9वें महीने में। तो हम ये जान लेते हैं कि इस ड्यूरेशन में किस किस मंथ में क्या क्या फॉर्मेशन होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो के 1 मंथ में हार्ट फॉर्म होता है। यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन से लेके 1 मंथ तक का जो है वो क्या है? एम्ब्रियो ऑफ हार्ट फॉर्म होता है। सॉरी, हार्ट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म होता है किस पीरियड में? आफ्टर 1 मंथ। समझिए स्टूडेंट्स। तो मैं लिख देता हूँ इन ह्यूमंस आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो क्या बनता है? हार्ट बनता है। एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड मंथ के एंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड मंथ के एंड तक जो है लिम्स बनने चालू हो जाते हैं। यानी कि लिम्स की फॉर्मेशन जो है वो एंड ऑफ द सेकेंड मंथ होती है। लिम्स का मतलब यहाँ पर हैंड्स और लेग्स से है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ limbs are formed। और यहाँ लिम्स में डिजिट्स भी फॉर्मेशन इसी मंथ में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एंड ऑफ द 3rd मंथ जो है मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना चालू होते हैं, या कह सकते हैं कि एंड ऑफ 3rd मंथ मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन होती है। तो लिख देता हूँ मैं बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड। मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 6th मंथ और 5th मंथ की तरफ। अगर मैं 5th मंथ की बात करूं तो 5th मंथ में हेड पर हेयर ऑब्जर्व किए जाते हैं। कौन से मंथ में? 5th मंथ में। और 6th मंथ की अगर मैं बात करूं तो आईलिड, आईलैसेस ये सब फॉर्म होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं बाय द एंड ऑफ 5th एंड 6th मंथ क्या क्या फॉर्म होता है इसमें? 5th मंथ की अगर मैं बात करूं तो 5th मंथ में हेयर ऑब्जर्व होते हैं हेड पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं बाय द एंड ऑफ 5th एंड 6th मंथ हेयर कॉमा आईलिड, आईलैसेस ये सभी फॉर्मेशन होती हैं 5th और 6th मंथ में। उसके बाद अगर मैं बात करूं एट द एंड ऑफ 8th मंथ की, एट द एंड ऑफ
8th मंथ, और ये मैं बात कर रहा हूँ मेल ऑफ स्प्रिंग की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मेल ऑफ स्प्रिंग की। तो एट द एंड ऑफ 8th मंथ टेस्टिस फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? टेस्टिस फॉर्म होते हैं स्क्रोटम में। क्या फॉर्म होते हैं? टेस्टिस फॉर्म होते हैं स्क्रोटम में। तो मैं लिख देता हूँ बाय द एंड ऑफ 8th month the testis in male fetus descend in scrotum, descend in scrotum, और 9th मंथ तक जाके जो है कंप्लीट फीटस फॉर्मेशन हो चुकी होती है। और यही वो मंथ होता है जब डिलीवरी पीरियड स्टार्ट होता है। और डिलीवरी पीरियड को हम कहते हैं पार्टिशन। क्या कहते हैं? पार्टिशन। समझिए स्टूडेंट्स, डिलीवरी पीरियड जो है वो कहलाता है पार्टिशन। और इस समय कई सारे सिग्नल जो है वो फीमेल बॉडी के द्वारा आते हैं। तो आइए जानते हैं इसको, पार्टिशन क्या होता है। पार्टिशन मैंने आपको बताया क्या है, ये डिलीवरी पीरियड। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ द डिलीवरी पीरियड। और मैंने आपको बताया था कि इस समय के दौरान बॉडी से कई सारे सिग्नल्स आते हैं, और वो सिग्नल्स आते हैं फीटस के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा आते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा और फीटस के द्वारा। ठीक है। और इसी समय में यानी कि पार्टिडिशियस समय में फीमेल बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, या कहें कि मदर्स बॉडी में जो है वो कई सारे चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो समझें कि पार्टिडिशन पीरियड में ही ममेरी ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएट होती हैं। पार्टिडिशन पीरियड में ही ममेरी ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएट होती हैं और स्टार्ट करती हैं प्रोड्यूसिंग करना मिल्क को। यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो है ममेरी ग्लैंड्स वो एक्टिवेट होती हैं पूरी तरीके से और मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। किस समय में? पार्टिडिशन में। तो मैं लिख देता हूँ चेंजेस ड्यूरिंग पार्टिडिशन। समझे स्टूडेंट्स क्या क्या चेंज आते हैं? ममेरी ग्लैंड्स undergo differentiation during pregnancy and start to producing milk। और इस मिल्क प्रोड्यूसिंग को हम कहते हैं लैक्टेशन। क्या कहा जाता है? लैक्टेशन, विच इज कॉल्ड लैक्टेशन। क्या कहते हैं इसको? हम लैक्टेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है लैक्टेशन। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि इनिशियल डेज में यानी कि स्टार्टिंग के डेज में जो लैक्टेशन होता है यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। उस मिल्क को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि डार्क होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये भी लिख देता हूँ ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज of lactation the milk produced is called कोलेस्ट्रम। उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, नॉलेज ठीक लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगले वीडियो के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।